हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, न्यू ईयर का महीना है और वरदान बैच 2.0 हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। और हमने आपको ये भी बताया था कि यूट्यूब पे आपके लिए फ्री कंटेंट आना बंद नहीं होगा। तो उसी चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ मैं आपके लिए। हम ढेर सारे ऐसे इंटरव्यू सीरीज लाने वाले हैं जिसमें आपको जो हमारे बच्चे जिन्होंने वरदान बैच 1.0 ज्वाइन किया था और उन्होंने कुछ ही महीनों में अपनी सीईटी की तैयारी इस तरीके से की कि वो सीईटी में 99.79 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल ला पाए। तो उनकी तैयारी का पैटर्न क्या था, कैसे उन्होंने इतने मार्क्स स्कोर किए, ये सब आपके साथ वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेरे ही ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट खेमराज शर्मा से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन खेमराज। थैंक यू मैम। ओके, सो खेमराज ने 2022-23 में अपना बोर्ड एग्जाम्स दिया था ज्ञान लैब ट्यूटोरियल से ऑफलाइन पढ़ाई करके। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना सीईटी का प्रिपरेशन भी वरदान बैच 1.0 ज्वाइन करके दिया था। तो पूरा खेमराज अपना जर्नी बताने वाले हैं कि इन्होंने कैसे सीईटी की प्रिपरेशन की, इन्होंने डायरेक्ट 2023 के बोर्ड्स के बाद सीईटी एग्जाम दिया, इन्होंने ड्रॉप लिया, वो सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि खेमराज को बायो में सीईटी जो एग्जाम इन्होंने दी थी, बायो में 99.79 परसेंटाइल थे और टोटल पीसीबी का परसेंटाइल अगर हम देखें तो 95 परसेंटाइल मिले थे, विच इज अ वेरी गुड परसेंट। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में खेमराज को कम मार्क्स थे। 12th में इनको पूरा ओवरऑल 57%, 56-57% आया था। और पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसे ही बच्चे मिलते हैं, जैसे पहले भी प्रसाद और अभी खेमराज, जिनका 12th में कम मार्क्स आता है लेकिन ये लोग सीईटी में कुछ अलग ही चमत्कार कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा डर लग रहा है की मॅम आम्ही बोर्डसाठी जास्त अभ्यास केला नाहीये तर आमच्या सीईटी मध्ये चांगले मार्क येणार का, तो उस चीज का ये जीता जागता प्रूफ यहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं खेमराज से ये पूछूंगी कि अभी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, 11 फरवरी से इनका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो ये बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं इनको अपना बोर्ड्स का प्रिपरेशन और सीईटी का प्रिपरेशन कैसे मैनेज करना चाहिए वो आप शॉर्ट में बता दो। अभी तो जैसे कि 12th का एग्ज़ाम अभी नज़दीक आ गया है, तो मतलब अभी इतना नज़दीक आ गया है कि आपको बस अभी रिवीजन करने का, अभी जो सीखे हो ये साल भर में वो वापस से आपको रिवाइज करने का है, क्योंकि नया सीखने भर का तो टाइम है नहीं अभी। गिन के अभी आपको 60 डेज मिले रहेंगे, तो इसमें वही हो सकता है जो आप रिवाइज करो, जितना आपने किए हो उसको और तेज करो। मतलब ये भी नहीं बोल सकते कि सीटी छोड़ दो। आपका सीटी में जो सिलेबस है वो 12th का ही सिलेबस है, पूरा ओवरऑल टेक्स्ट बुक ही आएगा। लेकिन सीटी अभी थोड़ा साइड में रख के 12th पे ज़्यादा फोकस करो। अगर 12th में एलिजिबल रहोगे तभी आप सीटी दे पाओगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि देखो 12th का आपका अच्छे से रिवीजन हो गया तो आपका सीईटी का ही प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको बस सिर्फ लास्ट में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने 12th स्टैंडर्ड के बाद एक साल का ड्रॉप लिया था, करेक्ट? ओके, तो आपने ड्रॉप क्यों लिया और वो ड्रॉप लेने का आपने फायदा कैसे उठाया और आपने वरदान बैच 1.0 कब ज्वाइन किया, तो वो आप बता दो। जैसे कि मेरे को 12th में आए थे बस 56%, तो मेरे को 12th में तो ये परसेंट में तो कोई कॉलेज अच्छा मिलेगा नहीं, और दूसरे कॉलेज से करके मेरे को साल वेस्ट करना नहीं था। तो मैं, मेरे दिमाग में यही आया कि मैं कर सकता हूँ, मतलब सीईटी में दे सकता था, तो मैं एक और साल ड्रॉप ले लिया। तो 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया। अब घर बैठा था तो मैम का एक ये बैच चालू होता है, वरदान बैच, तो मेरे को लगा कि ये इफेक्टिव है, तो मैं मैम का बैच ले लिया। अब मैम के बैच में रिकॉर्डिंग वीडियो होते हैं, लाइव सेक्शन होते हैं, अपना टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, तो वो सब मेरे को बहुत काम आए। तो मैं ये सोच के किया था कि मैं ड्रॉपर तो हूँ, लेकिन एक साल बैठ के मैं यही सब करता हूँ। मैंने मैम का बैच लिया था नवंबर में, लेकिन मैं तो भी टाइम पास ही कर रहा था। पढ़ाई में जनवरी से ही चालू किया था, और जनवरी में ही करने के बाद मैम, मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था, तो मेरा मन था ये कि बायोलॉजी में कर सकता हूँ मैं, मतलब ऐसा बायोलॉजी कर सकता हूँ कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, अगर करूँगा तो पूरा करूँगा। और मेरा बाकी के दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे थोड़े वीक थे, ये नहीं कि नहीं आता था, लेकिन वीक थे। तो मेरे से जितना हुआ उतना मैं किया। दो सब्जेक्ट मेरे स्ट्रांग है, तो मेरे को 100% आ जाएगा, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। बस एक ऐसा रहना चाहिए कि सीटी में दो सब्जेक्ट आपके इतने सही होने चाहिए कि आपको तीसरे का जरूरत ना पड़े। आप दो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से कर रहे हो तो आपको 100% आ जाएगा। ठीक है, आपने वरदान बैच ज्वाइन किया, फिर आपने सीरियसली जनवरी से पढ़ाई करना स्टार्ट की, वो सब ठीक है। आपने स्टडी मटेरियल कौन सा रेफर किया था, मतलब बुक्स या मॉक टेस्ट वगैरह आपने क्या रेफर किया था, कौन सा पब्लिकेशन, कोई स्पेसिफिक अगर आपने रेफर किया हो। सब्जेक्ट बुक मटेरियल तो मैंने बस ये 12th के जो टेक्स्ट बुक है वही सब तो
इसमें जो भी है सीटी के लिए वही सब है, 12th के महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक, उससे ही आपका 60% तो आपका पूरा हो जाएगा। अगर बात करें 40% की, तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, और भी मतलब आज के पहले जितने भी पीवाईक्यू हैं सब करने की। तो उसके लिए तो मैं आपका ये वरदान बैच का वो लिया था, मॉक टेस्ट लिया था। एक एमएसटी सीटी का स्कोर बूस्टर बुक आता है जिसमें 25,000 कुछ ऐसा एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, एमसीक्यू दोनों मिला के। टारगेट ट्रायम्फ पब्लिकेशन, हाँ, टारगेट ट्रायम्फ पब्लिकेशन का मैंने एक बुक लिया था, तो मेरे वो बहुत मदद किया। और मैम का वरदान बैच का जो लाइव रिकॉर्डिंग था वो सब तो मैं कर ही रहा था, और टेक्स्ट बुक रीडिंग मैंने साथ में रखा था। टेक्स्ट बुक रीडिंग के बिना कुछ नहीं होएगा। टेक्स्ट बुक अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होएगा। अभी मतलब बहुत सारे बच्चों का ऐसा सवाल होता है की मॅम हम हिंदी मीडियम से हैं, हम मराठी मीडियम से हैं, आम्हाला बायो खूप अवघड जातं, आम्हाला मोठी मोठी शब्द किंवा बड़े बड़े आंसर्स या बड़े बड़े नाम हमको याद नहीं रहते हैं, तो उसको कैसे कर सकते हैं? मतलब कि अभी जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए मुश्किल से 50 डेज बचे हैं, और फिर उसके तुरंत बाद हार्डली 35 डेज के गैप के अंदर ही इनका सीईटी एग्जाम होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम हम अभी अपना नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्या, हैंड रिटन नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करें क्या? तो उसके ऊपर आपका क्या सजेशन है कि अभी इनको हैंड रिटन नोट्स बनाने का टाइम है या फिर सिर्फ रीडिंग, या क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे? नहीं, देखने जाएंगे तो अभी है हैंड रीडिंग, हैंड रिटन जो भी आपको नोट्स बनाने का उसके लिए टाइम है, और आपको हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आने वाले, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पढ़ के सब कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपको लिख के डायग्राम प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, जो कि आपको 12th बोर्ड में भी बहुत काम आएगा। सब रट के वो सबसे पढ़ के मतलब वो नहीं है, पढ़ना है लेकिन आपको रीडिंग और राइटिंग दोनों साथ में लेके चलना है, क्योंकि आपको पेपर में लिखना है। हाँ, टाइम लिमिट होना चाहिए। एक मतलब अब टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, अभी आपका सीटी का जो भी है टेक्स्ट बुक देख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, रिकॉर्डिंग देखो, वीडियोस देखो, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसका एमसीक्यू करो। मतलब छोड़ो मत कोई टॉपिक। आपको अगर 100% लाना है तो कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, जो भी सब्जेक्ट में आप लाना चाहोगे। अभी जैसे 3 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे पीसीएम हो चाहे पीसीबी हो, जैसे पीसीएम वाले बच्चे मैथ्स को फोकस करते हैं, पीसीबी वाले बच्चे बायो को फोकस करते हैं, तो बचा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से आपने कौन से सब्जेक्ट को अपना सेकंड बैकअप रखा था, या फिर बिल्कुल भी नहीं रखा था, या सिर्फ कुछ टॉपिक्स किए थे, तो उससे आपके परसेंटाइल पे कुछ फर्क पड़ा क्या? या फिर मैं सिर्फ 30% दूसरा सब्जेक्ट करके जाऊं और एक सब्जेक्ट 100% करके जाऊं और तीसरा सब्जेक्ट हाथ ही न लगाऊं, तो क्या वैसा चलेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है और उनको केमिस्ट्री बायो आता है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है, फिजिक्स बायो आता है। तो मेरा शॉर्ट में क्वेश्चन ये है कि क्या हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट करके भी अच्छा परसेंटाइल ला सकते हैं? वो आप अपने एक्सपीरियंस से बता दो। 2 सब्जेक्ट करके भी एक अच्छा खासा परसेंटाइल, जैसे कि 99, 95, 95 अबव तो ला ही सकते। दोनों 2 सब्जेक्ट आपका अगर स्ट्रांग है तो आप 95 अबव ला सकते हो। मेरा खुद का, मैं मैम से बायोलॉजी का तो ले ही रहा था, तो मेरा बायोलॉजी में 99.79 आया है। लेकिन अगर मेरे को एक ही सब्जेक्ट अच्छा लग रहा था, केमिस्ट्री मेरे को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था करने के लिए, तो उसको ना मैं साइड कर दिया था। फिजिक्स है, सर ने बोले थे मेरे को, अजय सर ने बोले थे कि फिजिक्स कर, तो मैं फिजिक्स का अजय सर से पूछ के किया, जो किया पीवाईक्यू किया था, और बाकी जो मेरे को लास्ट में लगे कि 1 शॉट देखना जरूरी, वो सब करके मेरे को थोड़ा बहुत परसेंटाइल का फर्क पड़ा है। मतलब अब मेरे को इतना था कि बता दो फिजिक्स केमिस्ट्री का 6, 7 कितना आया था, क्योंकि रियल परसेंटेज पता रहेगा तो उनको भी पता चलेगा ना कि फिजिक्स में मेरे को परसेंटाइल 35.99 आया है, और बायोलॉजी में मेरे को 99.79 आया है, और केमिस्ट्री में तो मेरे को 9.79 आया है। पर अगर एवरेज अगर देखें तो भी आपका टोटल 95 हो रहा है। मतलब केमिस्ट्री और बायो अगर अच्छे से करके गए तो भी आप आराम से 95 ला सकते हो। और ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, अच्छा परसेंटाइल आ सकता है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले ही खेमराज का एडमिशन फार्मा डी कोर्स के लिए हो चुका है। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। आरसी पटेल कॉलेज धुले में जो है, श्रीपुर में, वहां पर इनका एडमिशन हुआ है फॉर फार्मा डी, यानी कि फार्मेसी, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी के कोर्स के लिए। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। सो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। हाँ, इस साल एमएसटी सीईटी के एडमिशन प्रोसेस बहुत डिले हो रहे थे, तो वो एक पेशेंस रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखा है। मतलब बार बार ऐसे पूछना कि हो तो जाएगा ना, कॉलेज तो चालू हो जाएगा ना। मुझे खेमराज की एक चीज अच्छी लगती है कि उसका ऐसा था, मैम भले ही लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही लेट हो लेकिन हो जाए।
कुछ स्कैम के चक्कर में मेरा और एक साल ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो यार, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम जैसे जैसे एक एक महीना जाता है बच्चों की सांस ऐसे अटकी हुई रहती है, और इसकी भी सांस अटकी हुई थी। इसको सेकंड लिस्ट में एक आरसी पटेल कॉलेज लग गया था, लेकिन फिर भी थर्ड लिस्ट के लिए ही वांटेड टू ट्राई कि अगर कोई और अच्छा कॉलेज लग सके, तो ये वेट कर रहे थे। लेकिन फिर थर्ड लिस्ट में नहीं लगा ना, हाँ थर्ड लिस्ट में नहीं लगा, तो इन्होंने सेकंड लिस्ट वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। बट फाइनली जो कोर्स इनको चाहिए था, ही डिड नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। मतलब खेमराज का एक मुझे मेंटालिटी याद है अभी भी। खेमराज ने स्टार्टिंग में बोला था, मैम मुझे नॉर्मल बीएससी नहीं करना है, मुझे नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करना है, मैं करूंगा तो कुछ अच्छा ही करूंगा। तो इस मतलब ऐसा नहीं कि बीएससी अच्छा नहीं होता यार, मैंने भी बीएससी किया है, एमएससी किया है, बट इसका सॉर्टेड था। मतलब बोलते हैं ना, आपकी प्रायोरिटी आपके दिमाग में। हाँ जिसका जैसा जिसको अच्छा लगे। मेरे को बीएससी उतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं बीएससी को नहीं किया। हाँ, क्योंकि इसके घर में इसके भाइयों ने भी बीएससी वगैरह ही किया है, तो सबका अपना अपना प्रायोरिटी रहता है। मेरा प्रायोरिटी अलग था, इसका प्रायोरिटी सॉर्टेड था कि मैम मैंने इतना मेहनत किया है, मैं 99.79 लेकर आया हूँ, तो मुझे फार्मेसी में मिलेगा, और हमको भी ये यकीन था मिलेगा। इसीलिए बेचारे ने हम पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके, ऐसे आंख बंद करके भरोसा रखा था कि आप बोल रहे हो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और फाइनली इसको फार्मा डी ही करना था, और फार्मा डी में एडमिशन मिल गया, विच इज अ वेरी 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 गुड थिंग, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो मैं मुद्दे पे आती हूँ, मैं बार बार क्यों परसेंटाइल की बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना डीमोटिवेट होके या कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि अरे बाप रे, मेरे को फिजिक्स नहीं आता, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता, मैं सिर्फ बायो करके अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता। तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स में 35 आया, केमिस्ट्री में 9 आया, पर बायो में 99.79 आया, तो उसकी वजह से टोटल 95 परसेंटाइल हो गया। तो आप अगर एक सब्जेक्ट भी अच्छे से करोगे और दूसरा सब्जेक्ट 50% भी करते हो, तो भी आप 95 के ऊपर ला सकते हो। और अभी भी आपके पास टाइम है, टाइम गया नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि दादा मी पण ड्रॉप घेऊ का, मला पण ड्रॉप घेतलं पाहिजे का? तो उस पे आपका ओपिनियन क्या है कि ड्रॉप सबके बस की बात है क्या, या लेना चाहिए सीईटी के लिए ड्रॉप? मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर आपको सीटी करने का है तो अभी से करो, ड्रॉप लेने का तो सोचो भी मत। मेरे को तो इतना था कि मेरे को मालूम नहीं था वो सब के बारे में। वो तो मैम, मैं क्लासेस जब ज्वाइन किया, वो वरदान बैच में आया, तब मेरे को पता चला कि ये इतना मतलब करना पड़ता है। तो मेरे को पता नहीं था, इसके लिए मैंने ड्रॉप लिया, और मेरे को लगा कि मेरे से हो पाएगा तभी मैं ड्रॉप लिया। नहीं तो सीटी के लिए कोई ड्रॉप लेना मतलब बोलने जाएगा तो बेकार ही है। सीटी के लिए कोई ड्रॉप ले रहा है। हाँ कि लेकिन अब जो आपको ट्वेल्थ में ही पढ़ाने का, जो आप ट्वेल्थ में ही पढ़ रहे हो, उसके लिए ड्रॉप लेना आपको खुद को लगेगा कि ये बेकार चीज़ है। मैं जो चीज़ पढ़ा हूँ उसके लिए मैं वापस से ड्रॉप ले रहा हूँ। जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें कॉन्सिस्टेंस रखो, अपने आप होएगा, डरो मत। ये नहीं कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो मेरा मार्क्स बेकार हो जाएगा। हाँ, आपको सब्जेक्ट तो अच्छा करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि सब सब्जेक्ट बेकार रहेगा। अगर आप पीसीएम से हो तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अगर आप पीसीबी से हो तो बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग रखो, उसके साथ एक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग रखो, आपको 95 अब परसेंटाइल आके ही रहेगा अगर स्ट्रॉन्ग रहे तो। अभी इसमें ना बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि 11th चे जे चैप्टर्स आहेत, मतलब 11th का जो पार्ट है सीईटी में, वो भी करना जरूरी है क्या, या अगर उसको साइड में रख के, जैसे समझो अभी बायो का एग्जांपल लेते हैं, बायो में 11th के 4 चैप्टर्स है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 8-8 9-9 चैप्टर्स है। तो अगर मैं वो 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर छोड़ दूं, सिर्फ 12th का चैप्टर्स करूं, और बायो के 11th के चारों चैप्टर्स करूं, तो अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है, या 11th के चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया तो भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? अभी जैसे कि अब मेरे को चाहिए था बायोलॉजी में 100 परसेंटाइल, तो मैं उसके लिए 100 परसेंटाइल के लिए मेरे को जो चीज़ नहीं हुआ है वो भी करना पड़ता है। वो 11th का चाहे सब चैप्टर्स हो या 12th के सब चैप्टर हो, मेरे को करना पूरा। जब मेरे को 100 परसेंटाइल चाहिए बायोलॉजी में तो मेरे को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ है कि मेरे को 80 परसेंटाइल चाहिए, 90 परसेंटाइल चाहिए, तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन छोड़ना क्या है, वो 4 चैप्टर से जो आप 11th में क्यों आपका बेस है, वो नहीं करोगे तो 12th आपको समझेगा नहीं। 12th का 11th का जो है सब कुछ बेस है, वो करने के बाद ही आपको, अगर आपको 100 परसेंटाइल चाहिए तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ओके अभी यहाँ पे मैं मतलब ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ गई हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों को मिल गए हैं। एक मैं चीज यहाँ बोलना चाहूंगी कि खेमराज ने एमएसटीसीईटी टारगेट पब्लिकेशन वाला बुक यूज किया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी पब्लिकेशन में से एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो 25,000 एमसीक्यू थे ना, उसमें से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो ही जाएगा, मेरा इतना था। वो 25,000 क्वेश्चन में 50,000 बार कर चुका रहूंगा, तब जाके मेरे को दिमाग में बैठा है। हाँ, क्योंकि पैटर्न समझ में आ जाता है जब आप एमसीक्यू का 10 बार करते हो, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे, आपको आइडिया मिल जाता है कि कैसे टाइप का क्वेश्चन
हैंडल करने आ जाता है कि ये एमसीक्यू कैसे आया है, मतलब कौन से टॉपिक से आया है, कितने बार, जितने बार आपका प्रैक्टिस रहेगा उतने बार आपका अच्छा होएगा वो एमसीक्यू। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि अभी समझो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बुक्स ले लिया होगा, किसी ने विद्यालंकार का बुक लिया होगा, किसी ने पीएलपीएन लिया होगा, किसी ने कोई दूसरा पब्लिकेशन लिया होगा, तो अब पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि वापस से पैसा डाल के वापस से नया बुक लो। क्योंकि अगर आपके पास बुक्स नहीं भी है, समझो आपके पास ज्यादा कोई रेफरेंस बुक नहीं है, आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक है और आपने अगर वरदान बैच 2.0 ज्वाइन किया है, तो आपको ऑलरेडी, इनको तो सिर्फ 12 मॉक टेस्ट मिले थे, लेकिन आप लोगों को 20 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इस साल, तो उसका क्या फायदा ये उठा सकते हैं। 20 मॉक टेस्ट मिल रहा है, मतलब आपको एक मिला के 2000 एमसीक्यू मिल रहा है। अगर चैप्टर वाइज भी है 2000 प्लस एमसीक्यू, और ऐसा नहीं है कि बस आप मॉक टेस्ट से ही एमसीक्यू करो, आपको जो भी करने का टेक्स्ट बुक में से ढूंढो, जहां पे भी पीवाईक्यू, जहां पे भी एमसीक्यू मिला वो सॉल्व करो। अगर आपको कहीं का भी मिले, ऐसे एक्सरसाइज के पीछे का मिला, टेक्स्ट बुक के पीछे का मिला, टेक्स्ट बुक के इंटेक्स्ट मिला, या तो फिर कोई भी पब्लिकेशन हो, एक पब्लिकेशन हो, 2 पब्लिकेशन हो, अगर आपको 100% चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हाँ ये एमसीक्यू छोड़ देता हूँ, अगर वो वही आ गया तो वो करना पड़ेगा आपको। जो जितना भी एमसीक्यू जो है, कहाँ कोई भी जगह से मिला, कोई भी महाराष्ट्र का रहना चाहिए सिलेबस, बस ले लो, समझो, सीखो, रट्टा मत मारो, समझो, सीखो, नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक वापस रिवाइज करो। मैं मैम का वरदान बैच लिया था, मेरे को इतना वो है कि मैं मैम का वरदान बैच लिया, मेरे को रिकॉर्डिंग क्लास मिलता था, जो मेरे को नहीं समझ में आता था मैं वो 10 बार नहीं 50 बार देखता था, उसका मेरे को कोई पैसा नहीं था। मैम का बैच लिया और मैम ने वैसे भी 12 प्लस मॉक टेस्ट दे चुके थे मैम, उसमें 1200 क्वेश्चन था, वो मैंने डबल ट्रिपल टाइम में वो सॉल्व किया रहूँगा, तब जाके मेरे माइंड में बैठा था कि अगर ऐसा एमसीक्यू आ गया तो मेरे को एग्जाम में कैसे हैंडल करने का। मतलब बेसिकली बोलने का इसका कंक्लूजन ये है कि आप अगर वरदान बैच ले रहे हो या आप यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों की जनरेशन को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास ना रिकॉर्डेड कंटेंट है। आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को घस घस के उसको 10 बार देख सकते हो। टॉपिक देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, टॉपिक देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, और ये आपका पूरा दिन भर का ना पैटर्न हो जाना चाहिए। तो अब बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्योंकि आपको बायो में इतने अच्छे परसेंटाइल आए हैं, तो आप वो भी बता दो कि जब आप सीरियस हुए जनवरी के बाद, जब आपने पढ़ाई करना स्टार्ट की, तो क्या 12-12 14-14 घंटे पढ़ना जरूरी है, या डिसिप्लिन से थोड़ा टाइम भी पढ़ेंगे तो अच्छा हो जाता है। तो आप अपना जो आपका जेन्युइन टाइमिंग था वो आप बता दो, सुबह कितने बजे, दोपहर को, शाम को, जैसा। मेरा तो टाइम यही था कि मैं अगर सुबह 7 बजे उठ रहा हूँ तो मेरे को 3 से 4 घंटा मेरे को बस रिवीजन करने का है, और उस टाइम पे मैं रिवीजन तो मैं टेक्स्ट बुक रीडिंग करके करता था, और जो नहीं समझ में आया, एक बार मैं लाइन पढ़ा मेरे को नहीं समझ में आया तो मैं उस चीज़ का वीडियो देखता था। मेरे पास वरदान बैच का रिकॉर्डिंग बैच वीडियो था, जो चीज़ नहीं समझ में आया वो वापस देखता था, जब तक वो क्लियर ना हो तब तक मैं देखता था। इसके लिए मेरे को 4 घंटा रिवीजन को लगता था, और रिवीजन होने के बाद थोड़ा टाइम में मतलब अपना रूटीन आगे बढ़ाता था। दोपहर में एमसीक्यू सॉल्व करता था। दोपहर में इसके लिए करता था क्योंकि मेरे को दोपहर में रीडिंग होती नहीं थी, नींद बहुत आती थी दोपहर में, तो दोपहर में मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था। करीब 2-3 घंटा एमसीक्यू, मतलब टाइम नहीं रहता था मेरे को इतना करने का है, जब तक मेरे को टॉपिक जो जो मैं रीडिंग किया हूँ, जितना मेरे को रिवाइज हुआ है, मेरे को अगर 10 लेसन का आता है तो मैं 10 लेसन के पूरे एमसीक्यू करूंगा। हाँ, और आगे के 10 के आगे के 10 लेसन है जो उसको मैं वापस से रिवाइज करूंगा, जो नहीं आएगा मैं वापस से रिवाइज करूंगा। शाम का मेरा ये टाइम था, शाम को मेरे को नींद नहीं आता था तो मैं वीडियो देखता था, और वो समझता था तो फिर रीडिंग करके फिर एमसीक्यू सॉल्व करता था। मतलब मेरे को जो भी टाइम मिलता था मैं एमसीक्यू सॉल्व और रीडिंग करने में ही ज़्यादा टाइम देता था। और मुझे खेमराज ने ये भी बताया था कि मतलब जब ये अगर मेरे वीडियोस देख देख के इसको समझ गया है या मेरे एमसीक्यू सॉल्व कर करके बोर हो गया है, तो फिर ये यूट्यूब पे जाके जहां से इसको फ्री एमसीक्यूज मिलते थे, दिगंबर माली सर के हो गए, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए अलग अलग एमसीक्यूज लेके आते हैं। ये हर जगह जाता था, हर चैनल पे जाता था, हर चैनल पे जाके हर चैनल का एमसीक्यू सॉल्व करता था, विच इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी अच्छा टीचर आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि दूसरे टीचर का मत पढ़ो, टीचर यही बोलेगा जहां से फ्री मिल रहा है ले लो, बस ले लो। क्योंकि मैं भी बार बार यही बोलती हूँ, अपने ऐप पे जो फ्री मटेरियल है 2021 का पूरा पीवाईक्यूज हमने फ्री में दिया हुआ है, उसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट भी हमने बच्चों को दिया हुआ है। आप लोग के टाइम पे भी 2 मॉक टेस्ट फ्री दिया था, इस बार भी फ्री है या मिलेगा इनको क्रिसमस सरप्राइज में। तो
जितना फ्री का माल मिलता है ना, शर्माओ मत, कोई तुम्हारी शक्ल थोड़ी देख रहा है, जहां से फ्री मिल रहा है वहां से कंटेंट ले लो। लेकिन ना इधर और इधर एक चीज फिक्स कर लो कि मुझे इतना परसेंटाइल लाना है, अपने आप को उसमें पूरी तरीके से झोंक दो, ताकि आपको 1% का भी रिग्रेट ना रहे कि काश मैंने कर लिया होता। क्योंकि इसको बार बार आ जाके वही पछतावा रहता है कि अगर मैंने 12वीं में चीजें सीरियसली ली होती तो मुझे 1 साल का ड्रॉप नहीं लेना पड़ता। ये इसको ड्रॉप लेने के बाद रियलाइज हुआ कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था सीईटी। अगर इसने 12वीं में ही थोड़ा सा सीरियसली ले लिया होता तो इसका उसी साल निकल जाता और अभी इसका सेकेंड ईयर चल रहा होता। लेकिन वो बोलते हैं ना, आपको लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस कुछ सिखा के जाता है, और ये इसका एक्सपीरियंस है कि जो आप जिस मोमेंट में हो आप उसी टाइम को यूज करो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मेरे पास, क्योंकि हर बार लाइफ में 1 साल ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं आएगा ना। अभी आपके पास ऑप्शन था तो आपने ड्रॉप किया, कल को आपको जॉब लगेगी, आप कमाने लगोगे, अब आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो आप ऐसा थोड़ी बोलोगे अब मैं 1 साल छोड़ देता हूँ फिर बाद में वापस ज्वाइन करूंगा, तब तो उल्टा और ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो और अभी से अपने आप को इस तरीके से ढालो कि आप लोग अगर अभी से एफर्ट्स करोगे तो आपका काफी अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है। तो वरदान बैच ज्वाइन करने का इसका फायदा क्या क्या हुआ, कि क्या क्या फायदा हुआ आप बता दो। वरदान बैच ज्वाइन करने का मेरे बहुत सारे फायदे हुए। अब रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलते थे, लाइव लेक्चर्स मिलती थी, गालियाँ तो चाहिए ही, तभी मैं पढ़ना चालू किया जनवरी में, इसके लिए पढ़ना चालू किया। और एमसीक्यू मिलते थे। मेन सबसे मेन है लाइव। मैं जैसा मेरे को है कि 1-1 घंटा में मोबाइल चला नहीं पाता था, तो जैसा मेरे को 1x1 लेक्चर हो जाने के बाद में देखता था, अगर वो ना समझा वापस देखता था मैं, लाइव भी देखता था, 1.5x पे देख रख के देखता था, मतलब जैसे भी मेरे को मिल जाए। वो करने के बाद मेरे को मॉक टेस्ट मिलता था मैम का, तो जब तक मेरा रिवाइज नहीं होएगा, लेसन समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं एमसीक्यू पे नहीं जाता था। मेरे को अगर ये लेसन समझ में आ रहा है तो मैं एमसीक्यू पे पहुंच जाता था और एमसीक्यू क्लियर करता था। अगर नहीं समझ में आ रहा है वापस से रिवाइज करता था। तो वरदान बैच में यही सब मिलता है। रिकॉर्डिंग बैच आपको मिलेगा, आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज डीपीपी मिलेगा, बड़े बड़े मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मिलेंगे, सीटी पैटर्न में मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट की आपको कमी नहीं रहेगी वरदान बैच से। तो बस पढ़ाई करो, बुक खोलो और पढ़ाई करो और अपना टारगेट अपने आंखों के सामने सेट करो। अभी जब तक आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तक आप अपना टेक्सचुअल थियोरी स्ट्रॉन्ग करके ले लो, क्योंकि टेक्सचुअल थियोरी हो जाएगी तो बाद में उसको एमसीक्यू में अप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, भी काम आएगा और एमसीक्यू में भी काम आएगा। यस तो अभी फिलहाल आप अपना थियोरी पे फोकस कर सकते हो। वरदान बैच 2.0 जो हमारा 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें स्टार्टिंग में मैं 2 से 3 एकदम हेवी वेटेड चैप्टर्स लेने वाली हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, ये वाले चैप्टर्स में लेने वाली हूँ, ताकि आपका थोड़ा आइडिया मिले कि हमारे सीईटी के लेक्चर्स कैसे होते हैं। और फिर जैसे ही अपना बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएगा तो 1 मार्च से वापस से जब हमारे लेक्चर्स रिज्यूम होंगे तो हम बाकी के बचे हुए चैप्टर्स का लेक्चर लेंगे। और वरदान बैच क्रैश कोर्स होता है। इन्होंने जो बैच ज्वाइन किया था वो डिटेल बैच था, फिर नेक्स्ट मतलब इनको बाद में इन्होंने एमएसटी सीईटी बैच ज्वाइन किया था, फिर क्रैश कोर्स इनको फ्री में मिला था और उसमें इनका क्विक रिवीजन हुआ था। आप लोगों का वरदान बैच ऑलरेडी क्विक रिवीजन वाला बैच है। एमएसटी सीईटी 2.0 वाला जो बैच है वो तो डिटेल बैच था, लेकिन वरदान बैच जो है उसमें रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से होता है। रिवीजन हो रहे थे, मॉक टेस्ट मिल रहे थे और मॉक टेस्ट आ रहे थे उसमें, और कुछ फेस्टिवल आया तो और मॉक टेस्ट फ्री में आ रहे थे। मतलब बहुत सारा कंटेंट फ्री में हम देने की कोशिश करते हैं या क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके। सो एक बार आप लोग भी खेमराज को कांग्रेचुलेशंस कर दीजिए कि उसको उसका ड्रीम कोर्स मिल गया है फार्मा डी कॉलेज। हालांकि उसको आईसीटी कॉलेज चाहिए था लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। अगर इसने थोड़ा सा फिजिक्स में और पुट किया होता एफर्ट्स तो शायद इसको आईसीटी भी मिल जाता, बट ठीक है, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। ही इज स्टिल हैप्पी अबाउट इट कि हाँ मुझे एटलीस्ट जो कोर्स चाहिए था फार्मा डी, इसने रट लगा के रखी थी। जिस दिन से इसको फार्मा डी के बारे में पता चला था इसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है, तो एटलीस्ट ही गॉट इनटू इट बिकॉज ही गेव दैट मच ऑफ टाइम। इसने उतने एफर्ट्स किए। तो मेरी खेमराज की, हम सबकी आपके लिए यही उम्मीद है, यही बेस्ट विशेज है कि आप लोग भी अपना पूरा 100% एफर्ट्स करो, आप लोग भी उतना टाइम दो ताकि आपको भी आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके। चाहे आप पीसीएम से हो, चाहे पीसीबी से हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज में जाना हो, इंजीनियरिंग जाना हो या फार्मेसी जाना हो, पर एफर्ट्स करो, क्योंकि अभी अगर एफर्ट्स करना स्टार्ट नहीं किया तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ड्रॉप लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इट इज फाइनेंशियली स्ट्रेसफुल, इट इज इमोशनली स्ट्रेसफुल, फिजिकली स्ट्रेसफुल। घर पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लग जाता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है ये डाइजेस्ट करना। बस मैं इतना ही बोलूंगी, तो आप भी एक ऑल द बेस्ट बोल दो।
ऑल द बेस्ट आप लोग को, बोर्ड के लिए और सीटी के लिए दोनों। So thank you once again and share this video with all your friends जो भी CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप वरदान बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको भी CET में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब से आप फ्री कंटेंट देख सकते हो, पर प्लीज पढ़ना चालू करो। अगर पैसे का रीजन है तो फ्री मटेरियल देखो, अगर पैसा है तो वरदान बैच ज्वाइन करो, लेकिन दोनों ही सूरतों में पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टेक केयर, थैंक यू।